Hello class, this is Nidhi and this is lecture number 2 of sexual reproduction in flowering plants. कल हमने स्टैमेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था एंड ये पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है. क्या पढ़ा था आपने? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये क्या जाता है, मियोसिस जाता है एंड माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन कर लेता है. देन आपने पढ़ा था यही टेट्राड से क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं. ठीक है, और ये कब होता है? जब जो एंथर है वो मैच्योर हो जाता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो क्या बना लेता है, पोलन ग्रेन बना लेता है. ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन बनते हैं ये थाउजेंड्स इन नंबर होते हैं. एंड मेल गैमेट्स को कैरी करते हैं. तो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया. आइए देखते हैं कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है. अब अगर मैं पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो पोलन ग्रेन स्फेरिकल शेप का होता है ऑफ 25 to 50 मिलीमीटर इन डायामीटर. ठीक है, किसका जो साइज है वो वेरी करता है प्लांट टू प्लांट एंड ऑन एवरेज 25 to 50 मिलीमीटर इन डायामीटर रहता है. पोलन ग्रेन वेरी करते हैं साइज में भी, शेप में भी एंड कलर में भी. ठीक है, अब जो पोलन ग्रेन होता है ये कवर्ड होता है विद 2 लेयर्स. 2 लेयर से कवर्ड होता है, आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन. जो ये आउटर एक्साइन होती है ये बनी होती है ऑर्गेनिक substance called sporopollenin. अब जो ये स्पोरोपोलेनिन होता है ये रेसिस्टेंट होता है सभी एंजाइम से. मतलब कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन के ऊपर एक्ट कर जाए. ठीक है, इट इज रेसिस्टेंट टू ऑल एंजाइम्स. सभी एंजाइम से रेसिस्टेंट होता है. इसके साथ साथ ये टॉलरेट कर सकता है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को, वाइड रेंज ऑफ एसिडिटी को, वाइड रेंज ऑफ अल्कलाइन नेचर को. ठीक है, एंड कैन टॉलरेट wide range of temperature, acidity and alkaline medium. अब आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे कि बहुत सारे पोलन ग्रेन ऐसे हैं जो बहुत सालों तक प्रिजर्व रह पाए. ठीक है, मतलब डिकम्पोज नहीं हुए, उनके फॉसिल मिले हैं. अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया कि जो पोलन ग्रेन है वो इतने ईयर्स तक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक प्रिजर्व रह गए? वो रह गए स्पोरोपोलेनिन की वजह से, क्योंकि ये एक ऐसी लेयर है जो क्या है, सभी एंजाइम से रेसिस्टेंट है एंड वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, एसिडिटी एंड अल्कलाइन मीडियम को ये टॉलरेट कर सकती है. ठीक है, अब इस पूरी एक्साइन पे ये स्पोरोपोलेनिन कंटिन्यूस नहीं होती. कहीं कहीं पे कुछ पोर्स बच जाते हैं जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है एंड उन पोर्स को कहा जाता है जर्म पोर्स. ठीक है, एट सम प्लेसेस ऑन एक्साइन
sporopollenin is absent and these pores are called as germ pore। ठीक है, अब बात करते हैं इनर इंटाइन की। ये जो इनर लेयर होती है ये बनी होती है पेक्टोसेल्यूलोज की, मतलब सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की। ठीक है, अब जो ये इनर इंटाइन होती है, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है तो जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट करता है एंड पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। वो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन ये इनर लेयर इंटाइन करती है। ठीक है, कि जैसे पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड किया, उससे जो पोलन ट्यूब बनती है वो किससे बनती है? इनर इंटाइन से। फॉर्म्स पोलन ट्यूब। अब जो ये जर्म पोर है ये क्या काम कर रहा है? अब आपको बताया है स्पोरोपोलिन तो सब चीजों से रेसिस्टेंट है, तो इससे तो कोई चीज पास ही नहीं कर पाएगी। अब जो ये इंटाइन है ये पोलन ट्यूब बन के किसके थ्रू निकलती है? जर्म पोर के थ्रू। इंटाइन कम्स थ्रू इट in the form of pollen tube। ठीक है, तो क्या बताया मैंने? पोलन ग्रेन ये स्फेरिकल शेप का होता है, 25 to 50 मिलीमीटर इन साइज का, कवर्ड होता है दो लेयर से, आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन। जो बाहर वाली एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलिन से बनी होती है, जो रेसिस्टेंट होता है सभी एंजाइम से और बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, एसिडिटी एंड अल्कलाइन मीडियम को ये टॉलरेट कर सकता है। अब जो इनर इंटाइन है ये बनी होती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की, एंड क्या बनाती है? पोलन ट्यूब बनाती है। जो ये स्पोरोपोलिन है ये कंटिन्यूस नहीं होती एंड बहुत सारे पोर छोड़ देती है, जिसको कहते हैं जर्म पोर। एंड जो ये इंटाइन है ये पोलन ट्यूब बन के बाहर निकलती है थ्रू द जर्म पोर्स। ठीक है, इतना। अब पढ़ते हैं पोलन ग्रेन डेवलपमेंट। ठीक है, अब पोलन ग्रेन डेवलप कैसे करता है? मान लो ये क्या है? एक पोलन ग्रेन है। इस पोलन ग्रेन के अंदर वैक्यूलेशन होगी, मतलब वैक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, अब जो ये वैक्यूल्स बने हैं छोटे छोटे, ये वैक्यूल्स कंबाइन कर जाएंगे एंड एक लार्ज वैक्यूल की फॉर्मेशन कर लेंगे। दिस इज द न्यूक्लियस। अब आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि जैसे सेल डिवीजन होती है स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। वो स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियस के क्रोमोसोम से जुड़ती हैं एंड क्रोमोसोम को सेपरेट कर लेती हैं। अब ये जो सेल है ये क्या जाएगा? माइटोसिस जाएगा, एंड वो भी अनइक्वल माइटोसिस, अनसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन करेगा। कि स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे लेकिन वो कैसे होंगे? अनसिमेट्रिकल होंगे, एक साइड बड़े होंगे एक साइड छोटे होंगे। अब जैसे स्पिंडल फाइबर बने हैं यहाँ पे क्या हो जाएगी? सेल डिवीजन हो जाएगी एंड यहाँ पर दो सेल बन जाएंगे, एक स्मॉलर सेल बन जाएगा एंड एक लार्जर सेल बन जाएगा। ठीक है, ये जो स्मॉलर सेल होता है इसको कहते हैं हम जनरेटिव सेल, एंड जो ये लार्जर बना है ये है वेजिटेटिव सेल।
या हम इसको ट्रांसवर्स सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला बड़े वाला वेजिटेटिव सेल है, ट्रांसवर्स सेल है, छोटे वाला क्या है, जनरेटिव सेल है। इस जनरेटिव सेल के पास स्मॉलर न्यूक्लियस होता है, एंड वेजिटेटिव सेल के पास लार्जर इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, वैक्यूल को प्रोसेस करता है एंड हैव लार्ज वैक्यूल। अब क्या होगा, ये जो जनरेटिव सेल है ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो जनरेटिव सेल है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में वेजिटेटिव सेल को वी से लिख सकते हैं, ट्रांसवर्स सेल को टी सी लिखते हैं। अब जो जनरेटिव सेल है ये फ्लोट करेगा इन द साइटोप्लाज्म ऑफ टीसी। इसके साथ साथ जो ये वैक्यूल है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। वैक्यूल स्टार्ट डिसअपियरिंग। इसके साथ साथ जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये लार्ज एंड इर्रेगुलर शेप का हो जाएगा। न्यूक्लियस ऑफ vegetative cell becomes large and irregular shaped. ये हमारा जनरेटिव सेल है, ये हमारा इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस है एंड ये हमारा वेजिटेटिव सेल है। क्लियर है इतना? अब ये जो सेल बन गया है ये होता है बाइसेल्ड स्टेज। अब 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर पोलिनेशन इस स्टेज पे होती है कि जो पोलन ग्रेन है जैसे वो दो सेल मतलब एक जनरेटिव सेल एंड एक वेजिटेटिव सेल की फॉर्मेशन कर लेता है, 60% एंजियोस्पर्म में पोलिनेशन इस टाइम पे हो जाती है। ठीक है, in 60% angiosperm pollination occurs at this stage कि इस स्टेज पे पोलिनेशन हो जाती है। अब बाकी 40 में क्या होगा, बाकी 40 में ये हमारा ट्रांसवर्स सेल है, ये हमारा जनरेटिव सेल है। अब क्या होगा, जो जनरेटिव सेल है ये माइटोसिस जाएगा एंड दो सेल्स की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इसके अंदर माइटोसिस होगी जनरेटिव सेल के अंदर, यहाँ हम लिख सकते हैं जनरेटिव सेल अंडरगो माइटोसिस एंड फॉर्म टू मेल गैमेट। ये हमारा ट्रांसवर्स सेल है एंड ये दो मेल गैमेट बन गए। अब यहाँ पे 3 सेल बन गए हैं, 2 मेल गैमेट है एंड एक ट्रांसवर्स सेल है।
अब जो बाकी 40% एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर पोलिनेशन इस स्टेज पे होती है। इन 40% एंजियोस्पर्म्स pollination occurs at this stage, इस स्टेज पे होती है। क्लियर है इतना? तो ये हमारी पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट होगी। अब देखना इधर, मैं एक बार रिपीट करती हूँ इसको। अब देखना, मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट करती हूँ। ये हमारा पोलन ग्रेन था, इसमें वैक्यूलेशन होगी, वैक्यूल की फॉर्मेशन होगी एंड ये सेल ऐसा बन जाएगा। देन ये वैक्यूल्स कंबाइन करेंगे, वैक्यूल्स कंबाइन एंड एक लार्ज वैक्यूल बन जाएगा। अब इस सेल के अंदर माइटोसिस होगी एंड अनसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो माइटोसिस है वो कैसी है? अनइक्वल। ठीक है, कैसी माइटोसिस है? अनइक्वल। अब ये सेल अनइक्वल माइटोसिस होगी एंड क्या बना लेगा? दो सेल बना लेगा, एक स्मॉलर एंड एक लार्जर। स्मॉलर को हम कहते हैं जनरेटिव सेल एंड लार्जर को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल या फिर ट्रांसवर्स सेल। अभी जो ट्रांसवर्स सेल होता है इसके पास लार्ज वैक्यूल होता है एंड लार्ज न्यूक्लियस होता है जो इरेगुलर शेप का होता है। जनरेटिव सेल के पास स्मॉलर न्यूक्लियस होता है। अब क्या होगा, जो जनरेटिव सेल है ये इस ट्रांसवर्स सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करना शुरू कर देगा कि जो जनरेटिव सेल था वो किसके साइटोप्लाज्म में आ गया? वेजिटेटिव सेल के। अब ये जो है ये होती है बाई सेल्ड स्टेज, ये दो सेल्स हैं और 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलिनेशन है वो इस स्टेज पे होकर हो जाती है। रेस्ट 40 में क्या होता है? रेस्ट 40 में जो जनरेटिव सेल है ये क्या करता है? दोबारा माइटोसिस जाता है एंड दो मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अब ये बन गई 3 सेल स्टेज, एक ट्रांसफर सेल है एंड दो मेल गैमेट है। रेस्ट 40% में जो पोलिनेशन है वो इस 3 सेल स्टेज पे होती है। क्लियर है? ये हो गई हमारी पोलन ग्रेन डेवलपमेंट। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ पोलन ग्रेन कि पोलन ग्रेन हमें कैसे अफेक्ट करता है। जो पोलन ग्रेन होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जीज कोज करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये क्या करते हैं? एलर्जीज कोज करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, आप जैसे ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हो आपको एलर्जिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। वो किस वजह से आते हैं? वो पोलन ग्रेन की वजह से आते हैं। ठीक है, कि जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं जो पोलन ग्रेन है वो चेंज होते हैं एंड उसकी वजह से क्या होता है? हमें एलर्जिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कफ, स्नीजिंग या कोल्ड जैसे सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन ज्यादा लंबे समय तक सब्जेक्ट रह जाए पोलन ग्रेन से तो उसके अंदर क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाते हैं, जैसे अस्थमा आ गया, ब्रोंकाइटिस आ गई। ठीक है, इट कॉजेस ब्रोंकायोल एफ्लिक्शंस, मतलब डिसऑर्डर्स causing chronic respiratory disease like asthma, bronchitis, etc. अगर मैं बात करूं यूज ऑफ पोलन ग्रेन की कि यूज क्या होते हैं पोलन ग्रेन के, तो पोलन ग्रेन यूज किया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट किस फॉर्म में? पोलन टैबलेट्स के फॉर्म में या फिर पोलन
सिरप्स की फॉर्म में। बहुत रिच सोर्स होता है न्यूट्रिएंट का। एंड इसको एथलीट्स या फिर जो रेस हॉर्सेस होते हैं, मतलब जो हॉर्स रेस के लिए यूज किए जा रहे हैं, उनको पोलन ग्रेन दिए जाते हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एथलीट्स एंड रेस horses। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इफेक्ट्स ऑफ पोलन ग्रेन की। एलर्जीज कोज करता है एंड बहुत सारे क्रोनिक डिसऑर्डर्स को कोज करता है। एंड ये हो गए पोलन ग्रेन के यूज। अब आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा जो ह्यूमन का स्पर्म है उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, मतलब स्टोर किया जा सकता है। ऐसे ही पोलन ग्रेन को भी क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। कैसे करते हैं पोलन ग्रेन को स्टोर? पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एट -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, एंड स्पेशल एरियाज जहां पे इनको रखा जाता है या प्रिजर्व किया जाता है इनको कहते हैं क्रायो बैंक्स। तो पढ़ते हैं हम कि पोलन ग्रेन को प्रिजर्व कैसे करते हैं। Preservation of pollen grain। They are preserved in liquid nitrogen at -196 degree Celsius, called as cryopreservation in special area called pollen bank, या हम इनको क्रायो बैंक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पोलन ग्रेन की वायबिलिटी की। वायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है वो कितनी देर तक रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, या कितनी देर तक वो एफिशिएंट है। अब जो पोलन ग्रेन होता है, अब जो पोलन ग्रेन की वायबिलिटी है ये वेरी करती है स्पीशीज टू स्पीशीज। किसी के अंदर कुछ मिनट्स तक रहती है, किसी के अंदर कुछ आवर्स तक रहती है, एंड किसी के अंदर ये मंथ्स तक भी चली जाती है। वो स्पीशीज के अलावा डिपेंड करती है प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी and vary among different plants। एग्जाम्पल लेते हैं कि वीट एंड राइस होता है, उसके अंदर जो वायबिलिटी है वो सिर्फ 30 मिनट्स की होती है। मतलब सिर्फ हाफ एन आवर जो पोलन है वो वायबल रहता है। लेकिन जो फैमिली होती हैं जैसे सोलेनेसी फैमिली, रोजिएसी फैमिली, इनके अंदर जो वायबिलिटी है वो मंथ्स तक रह सकती है, वायबल फॉर मंथ्स।
ठीक है, तो ये आपका पोलन ग्रेन हो गया। इसी के साथ आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फिनिश होता है। तो हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पोलन के बारे में। पोलन में हमने क्या पढ़ा? पोलन में हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा, पोलन ग्रेन डेवलपमेंट पढ़ी, इफेक्ट्स ऑफ पोलन ग्रेन पढ़े, यूज ऑफ पोलन ग्रेन पढ़े एंड वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन पढ़ी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दैट इज पिस्टिल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।